वाटर इनसॉल्युबल। और जब तक चीजें वाटर से सॉल्युबल नहीं बनेंगी बॉडी से बाहर नहीं निकल सकती। इतनी बात तो आपको क्लियर सी पता ही है। अब देखिए जब ये वाटर इनसॉल्युबल है तो इसका मतलब कहां पहुंचा ये, अब लिवर के अंदर पहुंचा। लिवर के अंदर जैसे क्या करता है, ग्लूकुरोनिक ट्रांसफरेज एंजाइम इस पर क्या करता है, एक्ट करता है। एक्ट करने के बाद में इसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने का मतलब इसको क्या बना देता है, ये कंजुगेटेड बना देता है। क्या बना देता है, कंजुगेटेड। और डायरेक्ट बिलिरुबिन क्या बना देता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन बना देता है। डायरेक्ट बिलिरुबिन और कंजुगेटेड का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल। क्या होता है, वाटर सॉल्युबल। इतनी चीज आप समझ गए। तो इसका मतलब है यानी कि लिवर में पहुंचने के बाद में वाटर सॉल्युबल हो गया। वाटर सॉल्युबल हो गया इसका मतलब लिवर से क्या हो सकता है, ये आउट हो सकता है, बॉडी से आउट हो सकता है। तो देखिएगा कैसे जाएगा, यानी कि अब यहां तक हमने इसको कन्वर्ट करवा लिया किसके द्वारा, यूडीपीजीटी के द्वारा। अब देखो आपको पता है यूडीपीजीटी के द्वारा जब ये निकलेगा तो किसके रूप में निकलेगा, ये बाइल के रूप में। किसके रूप में निकलेगा, ये बाइल के रूप में। देखिएगा ये लीवर से आपको पता है लिवर के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं ऐसे। यानी कि इधर वाला क्या हो गया, लेफ्ट साइड, और इधर वाला क्या हो गया, राइट साइड। तो यानी दोनों साइड से आएगी, एक यहाँ से आएगी हेपेटिक डक्ट, एक यहाँ से आएगी हेपेटिक डक्ट। और ये आकर के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होकर के क्या बना देंगी, एक ही डक्ट बन जाएगी। इसको बोलेंगे अपन कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या बोलेंगे, कॉमन हेपेटिक डक्ट। देखो इधर वाली को लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और इधर वाली को राइट हेपेटिक डक्ट बोला हमने। ये दोनों आपस में मिल गई और मिलकर के कहां चली जाएंगी, यहाँ पर होता है दैट इज दी गॉल ब्लेडर। कौन होता है, गॉल ब्लेडर। और ये देखिए आगे की तरफ नेक्स्ट डक्ट बनेगी। तो यानी कि ये राइट और लेफ्ट, ये इसको बोलते हैं बिलियरी ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, बिलियरी ट्रैक्ट, क्योंकि इसके अंदर बाइल फ्लो करता है। लिवर से जो स्पेशली बनाया गया इस ट्रैक्ट को किसके लिए बनाया गया है, बाइल के फ्लो के लिए। क्योंकि बाइल को कहां पहुंचाना हमने, जीआईटी में। जीआईटी में मतलब ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में क्यों, क्योंकि फैट का क्या करना है उसने, इमल्सिफिकेशन, फैट को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है और एल्कलाइन सीक्रेशन छोड़ने। तो इसका मतलब है यहां से कौन आया, राइट, यहां से कौन आया, लेफ्ट, और दोनों मिलकर के क्या बन गए, कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट यहां से बाइल को क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, कहां पहुंचाएंगे, गॉल ब्लेडर के अंदर। गॉल ब्लेडर के अंदर क्या होता है, इसका स्टोरेज होता है और इसका कंसंट्रेशन होता है। मतलब यहां से जो आएगा बाइल वो कैसा होगा, लिक्विड ही होगा। और यहां पर आकर वो कैसा होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का होने लगेगा। क्लियर बात समझ में। देखिए ये जाता क्यों है भाई, देखोगे तो यहां से ये डायरेक्ट चला जाना चाहिए था, ऐसे डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाता क्योंकि यहां पर एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर को बोलते हैं अपन स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। ये स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन है, ये सेंसिटिव होता है कि कौन सा बिलिरुबिन भेजना है, कौन सा नहीं भेजना है। डायरेक्ट आएगा नहीं भेजेगा। जब बॉडी से डिमांड आएगी तो गॉल ब्लेडर से क्या होगा, जो स्टोर किया हुआ है वो बाइल अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ जाने के बाद में स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन ओपन हो जाएगा और ये जो जिस डक्ट से आएगा, किसकी से, गॉल ब्लेडर से, उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। क्लियर है, सिस्टिक डक्ट। और इधर से कौन सी आ रही, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये मिलकर के क्या बना देंगे, यहाँ पर ये इधर की तरफ आ जाएगा, इसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जब आगे की तरफ बढ़ेगा ऐसे, तो ये इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, फिर पैंक्रियाज होगा। और पैंक्रियाज इस तरीके के, पैंक्रियाज का हेड आपको पता है ड्यूडेनम के सी शेप में फंसा रहता है। किसमें, ड्यूडेनम के सी शेप में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फिर ड्यूडेनम का सी शेप हो गया ऐसे, और पैंक्रियाज का हेड इसमें फिक्स होगा। तो देखिएगा जब चीजें ये आगे की तरफ बढ़ेंगी तो इसका मतलब ऐसे ऐसे जाकर के पैंक्रियासिस में, तो यहाँ पर पैंक्रियाज की डक्ट होती है। क्लियर, पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं इसको, पैंक्रियाटिक डक्ट, यानी कि कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट बन जाएगी। फिर क्या बन जाएगी, ये कॉमन, ये डक्ट ऑफ विर्त्संग्स होते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर एक डक्ट निकलती है जिसको अपन बोलते हैं स्टेनसस डक्ट। और ये मेनली आकर के यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। किसमें, ड्यूडेनम में। तो जब ड्यूडेनम में ये ओपन होगा तो इसका मतलब देखिए यहाँ से कौन आ रहा है, कॉमन, और यहाँ से कौन सी आ रही है, पैंक्रियाटिक डक्ट। कौन सा आ रहा है, पैंक्रियाटिक डक्ट। अब ये आकर के देखिएगा यहाँ क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। किसके द्वारा ओपन होंगे, ये एम्पुला ऑफ वेटर के द्वारा। किसके द्वारा, एम्पुला ऑफ वेटर के द्वारा। और इनको कंट्रोल कौन करेगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कंट्रोल करता है। कौन करता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। एम्पुला ऑफ वेटर के द्वारा ड्यूडेनम में ओपन होगा और इसको कंट्रोल करने के बाद ओडाई। तो यानी ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक चीजें आ गई, किसके अंदर आ गई, ये ड्यूडेनम। अब देखिए कहानी, अब जब ये ड्यूडेनम में आ जाएगा बाइल, तो जब ड्यूडेनम में बाइल आएगा तो इसका मतलब बाइल को क्या होगा, फिर अब कैसा था, ये अनकंजुगेटेड था, तो स्टूल के साथ में क्या हो जाएगा, बॉडी से आउट हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं स्टर्कोबिलिनोजन। क्या बोलते हैं, स्टर्कोबिलिनोजन। और यही स्टूल जो होता है, फीसिस मैटर होता है, उसको येलो
कलर प्रोवाइड करवाता है। लेकिन ये सारा का सारा यहाँ से नहीं जाता है, इसको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब यहाँ से जो बाइल आएगा, वो बाइल होगा तो बाइल के अंदर बिलिरुबिन होगा। क्या होगा, बिलिरुबिन, क्योंकि बाइल साल्ट होंगे, होगा कि नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, तो बाइल साल्ट को तो क्या फेल्ट एमल्सिफिकेशन में यूज कर लिया जाएगा। और जो बिलिरुबिन है, बाइल पिगमेंट है, ये कैसा है, बेस्ट प्रोडक्ट है, इसका कोई यूज नहीं है। तो इसको मतलब इसको बॉडी से बाहर निकालना है, तो बॉडी से बाहर निकालेंगे तो बिलिरुबिन क्या होगा, या तो स्टूल के साथ निकल जाएगा, तो स्टूल को येलो कलर कर देगा, इसको बोलेंगे वो स्टर्कोबिलिनोजन। क्या बोलेंगे, फिर इसके दो चीजें बनेंगी, स्टर्कोबिलिनोजन, विलिनोजन। आगे समझ में। और बाकी को क्या कर लिया जाएगा, जीआईटी की जो सेल होती हैं, यानी कि जो बिलाई होती है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब करके किस में पहुंचाएंगे, ब्लड में। जब ब्लड में ये जाएगा तो देखिए जैसे ही ब्लड में जाएगा तो इसका मतलब बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ब्लड में। तो जब ज्यादा थोड़ा बहुत जाएगा ठीक है, लेकिन जब बहुत ज्यादा बिलिरुबिन बन रहा है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसका मतलब ये आप किसको, जब एक्सेसिव लेवल बढ़ेगा, तो एक्सेसिव लेवल बढ़ेगा तो इसका कंडीशन क्या है, मोर देन 15 mg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मोर देन 15 mg पर डेसीलीटर ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, तो ये ट्रिपल बी को, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा और हमारी बेसल गैंग्लिया को डैमेज करेगा, यानी कि हमारे केस को, हमारे ब्रेन को डैमेज करता है। जब ब्रेन को डैमेज करेगा तो उसी कंडीशन को बोलते हैं कर्नेक्टेरस। क्या बोलते हैं, कर्नेक्टेरस। और मेनली डैमेज करता है बेसल गैंग्लिया को। किसको करता है, बेसल गैंग्लिया को। इसीलिए इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी। क्या बोलते हैं, यानी कर्नेक्टेरस कंडीशन ऑल्सो नोन एज बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी। क्या बोलेंगे, बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी। आगे वो समझ में। तो बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी, क्योंकि क्या हुआ है, बिलिरुबिन की वजह से इंसेफेल मतलब ब्रेन डैमेज हुआ है, इसलिए इसको बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी बोल दिया। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन रहेगी तो जो एब्जॉर्ब होगा वो क्या कर जाएगा, किसके पास पहुंचेगा, यहाँ से। अब यहाँ से जाता हुआ, ये जाता हुआ किसके पास पहुंचेगा, मान लीजिए यहाँ पर कौन है, नेक्स्ट है, दैट इज दी यूरिनरी सिस्टम। जब यूरिनरी सिस्टम के पास ये पहुंचेगा तो देख लीजिए, इसको मान लीजिए ये क्या है, ग्लोमेरुलस है। क्या है, ग्लोमेरुलस है। और ग्लोमेरुलस है तो इस तरीके से क्या कर लिया जाता है, इसको यूज कर लेता है। क्या कर लेता है, बॉडी से यूज करके बाहर निकालेगा। तो जब ये यहाँ से आएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल हो चुका है। अब कैसा हो चुका है, ये वाटर सॉल्युबल है। तो वाटर सॉल्युबल है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फिल्ट्रेट हो जाएगा। जब फिल्ट्रेट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या पहुंचेगा, ये यूरिन के अंदर पहुंचेगा। इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता इसका रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो इसको आइडेंटिफाई करके नहीं बॉडी से बाहर निकालने का काम करेंगे। आगे वो समझ में। जब बहुत ही ज्यादा लेवल होगा कम, तब जाकर के वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं और इसको रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। बाकी का सारा क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यूरिन के द्वारा जब बाहर निकलेगा तो उसको बोलेंगे यूरोबिलिनोजन। क्या बोलेंगे, यूरोबिलिनोजन। ये नॉर्मल कंडीशन होती है। अब ये नॉर्मल कंडीशन में कई बार भी क्या हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है। तो आपको पता है, अगर लीवर से पहले हो गया, लीवर को क्या बोलते हैं, हेपेटिक। अगर हेपेटिक से पहले हो गया, किससे, हेपेटिक से पहले। अब देखिएगा, अपन बात कर रहे थे मेनली क्रिगलर-नजारे सिंड्रोम की, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, कर्नेक्टेरस। तो इसका मतलब है बिलिरुबिन जब क्या होगा, यानी कि यहाँ पे सीक्रेट हो गया जीआईटी के अंदर, सीक्रेट होने के बाद हम वापस क्या कर लेंगे, एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। और वापस जब एब्जॉर्प्शन करके फिर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे तो इसको बोलते हैं क्रिगलर-नजारे सिंड्रोम। यानी बिलिरुबिन का बॉडी से बाहर निकलने की कंडीशन में वापस रीअब्जॉर्प्शन होते होते क्या करना, लगातार ब्लड के अंदर बढ़ना, और ब्लड के अंदर लगातार बढ़ते रहते ब्रेन को क्या करना, डैमेज करना। इस कंडीशन को बोलते हैं अपन क्रिगलर-नजारे सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, क्रिगलर-नजारे सिंड्रोम। आगे समझो दोस्तों, वेरी गुड। अब देखिएगा, ये हमने बेसिक सी चीजें फंडा क्लियर किया है आप लोगों का। अब देखिएगा, इसमें से इंपॉर्टेंट होगा कि आपने सुना ही होगा या पढ़ा होगा 4th ईयर के अंदर, या जो अभी बच्चे 4th ईयर में पढ़ रहे हैं या जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, वो सारे जिन्होंने पीडियाट्रिक पढ़ा होगा 3rd ईयर के अंदर, उन सब चीज़ों ने सब देखा होगा कि यानी कि जो बिलिरुबिन होता है उसका लेवल 2 तरीके से बढ़ता है। यानी कि एक इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ता है। क्या बढ़ता है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। और दूसरा बढ़ता है, दैट इज दी डायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन, क्लियर दोस्तों। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का मतलब है, यानी कि लिवर में पहुंचने से पहले, इनडायरेक्ट मतलब इनसॉल्युबल, जो हेपेटोसाइट के पास नहीं पहुंचा है उससे पहले अगर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है तो वो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होगा। आगे समझ में। और जो
लिवर में आने के बाद में इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, फिर वो डायरेक्ट बिलिरुबिन होगा। आगे समझ में? तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, उसका लेवल होता है 0.2 mg पर डेसीलीटर तक। कितना होता है? 0.2 mg पर डेसीलीटर तक। और डायरेक्ट बिलिरुबिन की बात करेंगे तो 1.5 mg पर डेसीलीटर तक होता है। कितना होता है? 1.5 mg पर डेसीलीटर। मतलब डायरेक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, इनडायरेक्ट थोड़ा कम होता है। इनडायरेक्ट का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, यानी 0.5 mg से भी ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या कर देगा, ये इनडायरेक्ट जॉन्डिस कर देगा। अब देखिएगा, जब जॉन्डिस की बात करते हैं एडल्ट के अंदर, तो आपने सुना होगा मेनली कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। यानी प्री हिपैटिक जॉन्डिस जो होगा, पढ़ेंगे तो अपन प्री हिपैटिक होता है, आगे समझ में? एक होता है हिपैटिक, एक होता है पोस्ट हिपैटिक। पोस्ट हिपैटिक 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होगा? 3 टाइप्स का। अब देखिए, जब प्री हिपैटिक की बात करें तो मतलब लिवर से पहले की जो कंडीशन होगी, जैसे कि एक्सेसिव आरबीसी डेस्ट्रॉय हो जाए, आगे समझ में, या फिर जो बाइंडिंग प्रोटीन है जो लेके आ रही है लिवर के पास में, उसका लेवल कम हो जाए, आगे समझ में, या फिर यूडीपी जीटी का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उन कंडीशन में क्या होगा, प्री हिपैटिक कंडीशन रहेगी पहले। या जो रिसेप्टर्स हैं जो रिफेम्सिन से डेस्ट्रॉय हो रहे थे, उनका लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, या रिफेम्सिन की या किसी टैबलेट की वजह से वो डेस्ट्रॉय हो जाए, तो वो हेपेट से पहले की कंडीशन होगी, हेपेटोसाइट में आने से पहले की कंडीशन होगी, वो सारा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, तो प्री हिपैटिक जॉन्डिस कहलाएगा। लिवर में आ गया, लिवर में आने का मतलब है यानी लिवर के अंदर पहुंच गया, हेपेटोसाइट में पहुंच गया, वहां पर कौन होता है, यूडीपी जीटी, तो यूडीपी जीटी का लेवल कम हो गया, आगे समझ में, या फिर लिवर से बाहर नहीं निकल रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया लेफ्ट डक्ट के अंदर या राइट डक्ट के अंदर, तो इसका मतलब इसका कंजेशन होने लगेगा किसके अंदर, लिवर के अंदर, तो उसको बोलेंगे इंट्राहेपेटिक। क्या बोलेंगे? इंट्राहेपेटिक या हेपेटिक जॉन्डिस। नेक्स्ट होगा दैट इज पोस्ट हेपेटिक, यानी लिवर से निकल गया लेकिन जो बिलियरी सिस्टम था उसके अंदर क्या हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, वो क्या करेगा, पोस्ट हेपेटिक करेगा। देखिएगा, जब प्री हेपेटिक की बात करेंगे तो इसके अंदर मेनली लेवल बढ़ता है किसका, इसके अंदर लेवल बढ़ता है दैट इज द इनडायरेक्ट या वाटर इंसॉल्युबल। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा या वाटर इंसॉल्युबल बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा। लेकिन जब किसकी बात करेंगे, इंट्राहेपेटिक या हेपेटिक की, तो इसके अंदर इनडायरेक्ट भी बढ़ेगा और डायरेक्ट भी बढ़ेगा। कौन सा बढ़ेगा? इनडायरेक्ट भी बढ़ेगा और डायरेक्ट भी बढ़ेगा। क्लियर बात समझ में? इसका मतलब है वाटर इंसॉल्युबल भी इंक्रीज हो सकता है, वाटर सॉल्युबल भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब पोस्ट हेपेटिक की बात करेंगे तो इसके अंदर मेनली इंक्रीज होगा दैट इज दी डायरेक्ट बिलिरुबिन। कौन बढ़ेगा? डायरेक्ट बिलिरुबिन। आगे समझ में? तो इन चीजों को याद रखना। कई बार पूछा जाता है कि प्री हेपेटिक के अंदर कौन सी बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, तो आपने समझ जाना हेपेटिक का, प्री हेपेटिक में इनडायरेक्ट का, हेपेटिक में दोनों में बढ़ सकते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, और पोस्ट हेपेटिक में कौन सा बढ़ेगा, डायरेक्ट बढ़ेगा। कौन सा बढ़ेगा? डायरेक्ट, मतलब वाटर सॉल्युबल बढ़ेगा। क्लियर आगे समझ में दोस्तों? अब देखिएगा, यहाँ से अपन कहानी करते हैं शुरू, यानी इस कंडीशन को अपन ने पूरी तरह से समझ लिया है। हाइपरबिलिरुबिनिया क्या होगा, जॉन्डिस क्या होगा, इंडेक्टेरस क्या होगा, कोलेस्टेसिस क्या होगा, कनेक्टेरस क्या। बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है सिर्फ ब्लड में, लेकिन स्किन पे दिखाई नहीं दे रहा है, दैट इज दी हाइपरबिलिरुबिनिया। स्किन के ऊपर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, किसके अंदर, स्क्लेरा के अंदर दिखाई देने लग गया, तो क्या होगा, जॉन्डिस। और सिर्फ स्क्लेरा में दिखाई दे रहा है तो क्या बोलेंगे, इक्टेरस। और क्या हो गया, तीनों का लेवल, बिलिरुबिन के साथ में बाइल साल्ट और बाइल कोलेस्ट्रॉल, इनका लेवल बढ़ गया तो क्या बोलेंगे, कोलेस्टेसिस। और ब्रेन को डैमेज करने लग गया तो इसको क्या बोलेंगे, कनेक्टेरस। क्लियर आगे समझ? ये छोटी सी टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस किया है, और किस तरीके से ये क्रॉस करता है क्रिगलर नजारे सिंड्रोम, किस तरीके से बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कंडीशन बनती जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिगलर नजारे सिंड्रोम बोलेंगे। आगे समझ में दोस्तों? बहुत बढ़िया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अपन किसकी बात करेंगे, न्यूनेटल जॉन्डिस की। जब न्यूनेटल जॉन्डिस की बात करेंगे तो ये मेनली 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप का। 2 टाइप का देखिए, 2 टाइप का होगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक होगा आपका फिजियोलॉजिकल और एक होगा दैट इज दी पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल न्यूनेटल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल न्यूनेटल जॉन्डिस। क्लियर होगी बात इतनी सी। अब देखिए, जब फिजियोलॉजिकल न्यूनेटल जॉन्डिस की बात करेंगे तो फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल कंडीशन, जैसे प्रेगनेंसी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन, आगे समझ में, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मली होती है। तो इसका मतलब 2 कंडीशन हो सकती है, या तो टर्म बेबी हो सकता है या क्या हो सकता है, प्री टर्म। फिजियोलॉजिकल दोनों में ही देखने को मिलेगा, टर्म और प्री टर्म में। टर्म के अंदर मिलेगा कितना परसेंट, 60%। कितने परसेंट, 60%। और प्री टर्म के अंदर मिलेगा कितना, 80%। यानी कि अगर 100 बेबी होते हैं तो उनमें से प्री टर्म के 100 बेबी होंगे तो
को क्या मिलेगा, जॉइंटिस देखने को मिलता है फिजियोलॉजिकल। लेकिन जब बात करें किसकी, टर्म की, तो टर्म के अंदर थोड़ा कम हो जाता है, कितने परसेंट, 60%। क्योंकि प्री टर्म में ज्यादा क्यों मिलता है, क्योंकि लिवर कैसा होता है, इमेच्योर लिवर होगा, तो डीपी जीटीपी कम होगा और आरबीसी क्या होंगी, ज्यादा डेस्ट्रॉय होंगी, इसकी वजह से प्री टर्म के अंदर ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए जब पैथोलॉजी की बात करेंगे तो इसका मतलब 5% मिलता है, कितना मिलता है ये, 5%। आगे समझ में। अब देखो दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक तो हम किससे पता लगा लें इनका, बिलिरुबिन के लेवल से। तो जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होगी, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होगा, उसके अंदर बिलिरुबिन का लेवल होगा 5 to 15 mg। कितना होगा, 5 to 15 mg पर डेसीलीटर। 15 mg से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। आगे आप समझ में। एक तो कंडीशन मान लीजिए, यानी कि मोर देन 5 mg देखने को मिलेगा, लेकिन लेस देन 15 mg पर डेसीलीटर बिलिरुबिन मिलेगा, किसके अंदर, फिजियोलॉजिकल का। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर इससे नहीं पता चल रहा है तो जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है वो हमेशा कब मिलेगा, आफ्टर 24 आवर्स मिलेगा। कब मिलेगा, आफ्टर 24 आवर्स मिलेगा। इसका मतलब मेनली देखने को मिलता है 1 डे से लेकर के ये 1 वीक, 1 डे से 1 वीक के बीच में मिलेगा। और इसमें भी अगर डे पूछते हैं आपसे तो स्पेसिफिक याद रखना है हमें, 5th डे पर। किस पर मिलता है ये, 5th डे पर। क्लियर होगी बात समझ में। तो यानी फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होगा, उसमें बिलिरुबिन से पता लगा सकते हैं आप। इसके बाद में ड्यूरेशन से, तो आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ, यानी जन्म के 24 घंटे के बाद मिलेगा, उससे पहले देखने को नहीं मिलेगा। एक कंडीशन याद रख लिया आपने। दूसरा 1 डे से 1 वीक के बीच में मिलता है मैक्सिमम, उसमें भी सबसे ज्यादा कब मिलेगा, 5th डे पर। अगर 5th डे पर नहीं होगा तो पूछ सकते हैं इसका इनिशिएशन कब होता है, तो इसका इनिशिएशन होता है दैट इज दी 30 आवर्स टू 72 आवर्स ऑफ बर्थ। यानी इसका जो इनिशिएशन होता है, जो दिखना स्टार्ट होता है, वो होगा 30 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में। आगे समझ में, कौन सा, फिजियोलॉजिकल। अब इसमें भी पूछ सकते हैं आपसे टर्म और प्री टर्म, क्या पूछ सकते हैं, टर्म। तो जो मैंने जो कंडीशन बताई ये सारी किसकी हैं, टर्म की हैं। लेकिन प्री टर्म में बात करेंगे, किसमें करेंगे, प्री टर्म में। तो प्री टर्म में 5th डे पर देखने को मिल रहा है, सॉरी टर्म में 5th डे पर देखने को मिल रहा था, प्री टर्म में ये मिलेगा 3rd to 4th डे पर, थोड़ा अर्ली मिल जाता है। आगे समझ में। और देखिए ये 30 आवर्स है, तो इसमें मिलेगा 24 आवर्स टू 48 आवर्स में। कब मिलेगा, 24 आवर्स टू 48 आवर्स में इनिशिएशन हो जाएगा। लेकिन कभी भी नेवर बिफोर 24 आवर्स ऑफ बर्थ, कभी भी 24 घंटे से पहले नहीं मिलेगा। आगे समझ में। अगर देखिए ये सारे के सारे क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस हो गए। अब देखिए इसमें एक कंडीशन दिख रही होगी आपको, यानी कि क्या दिख रहा है ये 15 mg, क्या होता है 15 mg। तो ऐसे भी पूछा जाता है कई बार कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस में कनेक्टेरस देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि कनेक्टेरस की कंडीशन जब कब होगी, जब मोर देन 15 mg, मोर देन 20 mg पर डेसीलीटर के हिसाब से क्या होता है, बिलिरुबिन का लेवल होता है। इसमें तो 15 से कम ही रह रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें कनेक्टेरस नहीं मिलेगा। और एक और क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, आगे बताएंगे हम, जो जिसको बोलते हैं अपन क्रेमर्स इंडेक्स, जो बिलिरुबिन को असेस करता है। तो यानी पाम और सोल पर कभी भी जो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो वो शो होता है मोर देन 15 mg पर डेसीलीटर। तो इसका मतलब पाम और सोल पर कभी भी फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है वो देखने को नहीं मिलेगा। मेनली कहां पर मिलेगा, ये स्क्लेरा पर। कहां पर मिलेगा, स्क्लेरा पर। देखिएगा एक ये कंडीशन हो गई। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा टाइप पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। कौन सा होगा, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। जब पैथोलॉजिकल जॉइंटिस पर बात करेंगे अपन, देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ये कब देखने को मिलेगा, बिफोर 24 आवर्स ऑफ बर्थ, यानी जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी एक दिन के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा आपको कौन सा, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। एक कंडीशन ये होगी। दूसरा, इसके अंदर बिलिरुबिन का लेवल जो बढ़ा हुआ वो मिलेगा कितना, मोर देन 15 mg पर डेसीलीटर। जैसे इसमें लेस देन 15 mg था, इसमें क्या होगा, मोर देन 15 mg पर डेसीलीटर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिल जाएगा, 24 घंटे से पहले मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। क्लियर आ गई बात समझ में। अब देखिएगा इसका मतलब है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस के अंदर कनेक्टेरस मिलेगा। क्या मिलेगा, कनेक्टेरस। इसका मतलब है ये ब्रेन को डैमेज करेगा, इसलिए इसको मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है। जब फिजियोलॉजिकल में बात करेंगे तो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर, रूटीन केयर है वही करनी है आपने। जैसे कि सन बाथ वगैरह करवाना है, ठीक है ना, ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करना है, फ्लूइड को लेवल को बढ़ाना है, बस वही होगा किसके अंदर, फिजियोलॉजिकल। लेकिन पैथोलॉजिकल के क्या है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें फोटोथेरेपी आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आता है, कुछ ड्रग्स आती हैं। इन सब चीजों को क्या करना है, इसके अंदर ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए कनेक्टेरस इसके अंदर। देखिए दूसरा मैंने आपको बताया था ये पाम और सोल पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये किस पर, पाम एंड सोल पर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये कौन सा है, फिर पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है। कौन सा है, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। आगे समझ में। दूसरा देखो अपन पता लगा सकते हैं किसके, कॉज से। किसकी बात कर सकते हैं, कॉज की।
इतना समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस आपको। यानी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होगा वो 5 से 15 mg पर डेसीलीटर में होगा। दूसरा आफ्टर 24 आवर्स देखने को मिलेगा, हमेशा 1 डे से 1 वीक के बीच में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, 5th डे पर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। 30 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में इसका बिलिरुबिन का लेवल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पैथोलॉजिकल में बात करेंगे तो 24 घंटे से पहले मिलेगा और 15 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा देखने को मिलेगा। कनेक्ट टेरेस देखने को मिलेगा और पाम और सोल पर बिलिरुबिन का डिस्कलरेशन है वो देखने को मिलेगा। आगे समझ में? वेरी गुड। देखो और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं आप। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको इसी तरीके के बेहतरीन टॉपिक क्रिस्टल क्लियर वे में मिलते रहेंगे। किससे मिलेंगे ये? रिदम नर्सिंग एकेडमी ट्राई सिटी चंडीगढ़ से। ठीक है, देखिएगा। यानी कि जब बात करेंगे फिजियोलॉजिकल, तो फिजियोलॉजिकल में देखो डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन किससे? कॉज से। तो कॉज में जब बात करेंगे तो देखो फिजियोलॉजिकल का कॉज क्या हो सकता है? इंक्रीज आरबीसी, आरबीसी का लेवल बढ़ जाए, क्या बोलते हैं इसको? पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। यानी पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन हो। देखिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्या हो जाए? डिक्रीज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, आरबीसी का लाइफ स्पान क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, या फिर क्या हो जाए? इमेच्योर लिवर हो। कैसा हो? इमेच्योर लिवर हो। लिवर प्रॉपर क्या ना करे उसको, नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है सब कुछ। यानी आरबीसी का नंबर्स नॉर्मल है, क्लियर है, लाइफ स्पान भी नॉर्मल है, नॉर्मल ब्रेक हो रही है आरबीसी, लेकिन लिवर क्या कर रहा है उसको? इमेच्योर लिवर होने की वजह से या लिवर की कोई डिसीज कंडीशन होने की वजह से क्या हो जाता है पर्सन के अंदर? यूडीपी जीटी का लेवल कम हो जाएगा। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। जब डायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉडी से निकलेगा नहीं, तो लगातार बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब क्या? इमेच्योर लिवर भी कॉज बनता है किसका? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का। आगे समझ में? देखिए जब बात करें किसकी? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की, तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज होता है दैट इज द हीमोलाइटिक डिसीज। कौन सा होता है? हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। हीमोलाइटिक डिसीज का मोस्ट कॉमन कॉज, अब देखिए हीमोलाइटिक डिसीज मोस्ट कॉमन हो गया। हीमोलाइटिक डिसीज के अंदर मोस्ट कॉमन होगा दैट इज द आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी। इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या होता है? आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी हो गया, या फिर एबीओ इनकॉम्पैटिबिलिटी। देखो आरएच आपने सुना होगा, यानी कि क्या होता है? फीटस और मदर का जो आरएच फैक्टर है वो मैच नहीं होता है, इसकी वजह से क्या होती है? आरबीसी क्लम्प होने लगती है, डेस्ट्रॉय होने लगती है, तो उसको बोलते हैं आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप में क्या हो जाए? आरबीसी प्रॉपर मैच ना करे, ब्लड ग्रुप मैच ना करे, तो फिर क्या हो जाता है पर्सन की? आरबीसी डेस्ट्रॉय होती है। तो ये हीमोलाइटिक डिसीज होती है जो किसके अंदर है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट और क्या हो सकती है इसमें? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया हो जाए। सिकल सेल एनीमिया का मतलब आरबीसी का शेप हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा? कंजेनाइटल सिकल सेल एनीमिया, मतलब कंजेनाइटली आरबीसी का शेप ही डिफेक्ट होगा। तो डिफेक्ट होगा तो वो पहुंचेगा तो वो क्या होगा? डेस्ट्रॉय होगा। डेस्ट्रॉय होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन निकलेगा, हीमोग्लोबिन निकलेगा तो बिलिरुबिन निकलेगा, बिलिरुबिन निकलेगा तो फिर क्या होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो जॉन्डिस देखने को मिलेगा। आगे समझ में? तो देखिएगा सिकल सेल एनीमिया हो जाए, या मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज दी थैलेसेमिया। क्या हो जाए? थैलेसेमिया। थैलेसेमिया में क्या होता है आपको पता है? इमेच्योर आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। अब इमेच्योर आरबीसी का प्रोडक्शन होगा तो इसका मतलब ब्रेक होंगी, ब्रेक होंगी तो फिर से जॉन्डिस का लेवल बढ़ाएंगे। तो ये क्या होते हैं? हीमोलाइटिक डिसीज कंडीशन होती है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है पैथोलॉजिकल का, जिसमें आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी आता है, एबीओ आता है, सिकल सेल आता है, थैलेसेमिया।